अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब का आज 72वां यौम पैदाइश है और इस यौम पैदाइश की अगर बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब दुनिया भर के अंदर अपने सुरों की वजह से पहचाने जाते हैं और उनकी शोहरत दवाम की वजह से शहर फैसलाबाद, जिसे लालपुर भी कहा जाता था, वो भी मशहूर होता है। क्योंकि जब भी पूछा जाता है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का किस शहर से ताल्लुक है, तो सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान और फिर उसके बाद शहर फैसलाबाद का जो है वो नाम आता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने कम उम्र के अंदर ही जो सुरों की तालीम है वो लेना शुरू कर दी थी। फतेह अली खान साहब से इन्होंने सुरों की तालीम ली और इनका घराना एक नहीं दो नहीं कई पुश्तों से सुर की जो है वो खिदमत करता चला आ रहा था। सूफीज़म के हवाले से जो नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने दुनिया भर के अंदर कमाया, वो शायद ही किसी का हिस्सा बनी हो। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, जो कि उनके जानशीन थे, वो भी इस वक्त दुनिया भर के अंदर अपना नाम बना चुके हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की अगर खास तौर पे बात की जाए तो बहुत सारे कवाल आज भी ऐसे हैं जो कि उनकी गायकी कवालियों को सुन के सुर और राग लगाना सीखते हैं। और 72वां यौम पैदाइश है जो कि आज उनका मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी अपने जहन पे नक्श करके उनके सुर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि अगर सुरों की बात की जाए, कवाली की बात की जाए, सूफीज़म की बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से आगे ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो जनाब शहर फैसलाबाद की अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से सिस्टम जो है वो जारी सारी है। जो एसी सिटी हैं वो काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर इंक्रोचमेंट के ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है। गुलाम अहमदाबाद की खास तौर पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे इलाकों में इंक्रोचमेंट पे एक्शन हुआ, लेकिन गुलाम अहमदाबाद के अंदर दर्जनों सैकड़ों मकान है जो कि गिराए जा रहे हैं। पाक का PHA का इलाका था जहाँ पे लोगों ने तामीरात जो है वो कर रखी थी, ठोस तामीरात को एक्शन लेके गिराया गया। तो इन एक्शन के हवाले से और तामीरात गिराने के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। तो वेलकम करते हैं मिर्जा साहब आपको शो के अंदर। मिर्जा साहब, पहले घंटाघर के 8 बाजार, उसके बाद उड़ान पकड़ी गुलाम अहमदाबाद की तरफ और ग्राउंड के अंदर जितने भी मकान मौजूद थे, ये कहा जा रहा है तकरीबन 24 के करीब मकान है जिनको गिराया जाना है और सैकड़ों मकान गिराए जा चुके हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी हन्नान, बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया की जानिब से जब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, उसमें तो नुक्ता आगाज़ तो वो एक पेट्रोल पंप ही था जो कि बार बार जिक्र किया जाता है। उसके बाद हज़ारा होटल जो कि महकमा नहार की निशानदही पर किया गया। तो सबसे पहले एक बात में बड़े क्लियर होने की ज़रूरत है कि इसमें सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया ऑपरेशन नहीं कर रही, ज़िले इंतज़ामिया ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। और जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई रुकावट आती है तो उसमें इंतज़ामिया और ख़ुसूसन जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं सैयद अयूब बुखारी इस मामले को संजीदगी से देख रहे होते हैं। तो ये वो नुक्ता आगाज़ था जिसके बाद फैसलाबाद शहर भर में जगह जगह ऑपरेशन हुआ। अब जिन जगहों पर या तो ऑपरेशन जारी है या होगा या हो रहा है, उनमें सबसे जो मरकज़ है वो तो घंटाघर ही है। इसके साथ साथ प्रताप नगर, झंग रोड पर दूसरा ऑपरेशन हुआ। तीसरा ऑपरेशन जो है वो नवल्टी पुल के अतराफ में जहां पर तजावज़ात नज़र आ रही थी। और इन सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो गुलाम अहमदाबाद। ये वो 4 मुकामात हैं जहां पर ऑपरेशन अभी भी जुज़वी तौर पर जारी है और आने वाले दिनों में नज़र ये आ रहा है कि मज़ीद ऑपरेशन भी होगा। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पे गुलाम अहमदाबाद में ऑपरेशन एक जारी था और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ये देखने को मिला कि पुलिस और लोगों के दरमियान झड़पें भी वहाँ पे हुई और उन झड़पों की वजह यह थी कि तजावजात को गिराया जा रहा था। आखिरकार लोगों को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है ये गैर कानूनी मामला है, इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। कोई एक दो मकान हो तो गिरा दिया जाए तो इतना इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन जब पूरा मोहल्ला वहां से गिराया जाता है तो तमाम मोहल्लेदार
वहाँ के लोग इकट्ठे होके किसी ना किसी तौर पे रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जो क्रेन होती है उसके आगे खड़े हो जाते हैं या कोई इस तरह के मामला पेश आते हैं। आप क्या कहेंगे, लोगों को अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है इस हवाले से? अवेयरनेस तो बुनियादी चीज़ है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जब आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, अपनी प्राइस से कम में मिल रही है, तो इसका मतलब है उसमें चक्कर ज़रूर है। कईयों ने तो प्राइस भी नहीं दी मिर्जा साहब। ऐसी जगहें जो कि सेल आउट हुई हैं कम कीमत पर, उसका या तो कागजात मौजूद नहीं या वो कब्जे की जगह है। दूसरा, जिस तरफ आपने इशारा किया है, ये हमें भी और आप सबको पता है कि भाई कहाँ-कहाँ हमने तजावज़ात की हुई हैं। और अगर किसी महकमे का इंस्पेक्टर खामोश रहता है तो वो महकमाना गफलत है और वो अपनी फ़राइज़ में ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। जनाब यही तो बात है मिर्जा साहब। आप शहरियों को, असल में हम मजमूई तौर पर एक ऐसी कौम नहीं बन सके जिसको इस बात का अंदाज़ा हो। मफ़हूम है एक हदीस का कि जो गुज़रगा तंग करता है उसका जन्नत की तरफ रास्ता तंग कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रास्ते को खुला रखना बाहसीयत मुसलमान हमारा एक फ़र्ज़ है, ऑर्डर है इस बारे में। तो अब अगर वहाँ पर जाके देखें 47 या 48 पार्क्स हैं वहाँ पर, तो यकीन करें आपने और हमने या जिन लोगों ने भी वहाँ पर घर बनाए हुए हैं, घर विद इन लिमिट हैं। लेकिन जो हमने सहन छोड़े हुए हैं और एक-एक वॉशरूम जो है वो सरकारी जगह के ऊपर बनाया हुआ है, वो हमने बड़ी ज़्यादती की है। हमने आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती की, क्योंकि वो उन सब के लिए एक एग्ज़ॉस्ट रखा गया था। एक ऐसी जगह रखी गई थी जहाँ पर आप शादी-ब्याह की छोटी-मोटी तकरीब भी कर लें उस छोटे पार्क में, जहाँ पर आप मंगनी की तकरीब कर लें, जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई फौतगी होती है तो उसके लिए टेंट लगा लिए जाएँ। अगर बच्चों ने शाम को खेलना है तो वो वहाँ पर खेल सकें। ख़वातीन ने अगर सुबह सैर के लिए बाहर निकलना है तो वो अपने दरवाज़े के अंदर ही जो है वो यूँ ही बाहर निकलें तो सामने आपको पार्क नज़र आए। वो एक खूबसूरत जगह थी और ये वेल प्लान्ड एक शहर था जिसे गुलाम हमदाबाद का नाम लिया जाता है। लेकिन अफ़सोसनाक बात यह है कि शहरियों की मिलीभगत और इदारों की मिलीभगत से और उनकी गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि यही तो मैं कह रहा हूं मिर्जा साहब, इंक्रोचमेंट गिरा दी गई, मान लिया, और एक्शन लिया गया, मान लिया, कोई एक नहीं दो नहीं 2400 घर मिर्जा साहब, अगर ये जिस महकमे की मौजूदगी में बने, उनके अफसरान को कौन सजा देगा? उनको, जिन्होंने इंक्रोचमेंट बनाई है उनको तो सजा मिल रही है, लेकिन जिनकी मिली भगत से बनाई गई है, और अगर मिली भगत से नहीं भी बनाई गई, महकमाना गफलत जिनकी तरफ से की गई है, उनको सजा कौन देगा? इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार इदारा है इनका मुतलका इदारा जो इसको रेगुलेट करता है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिनका दफ्तर जो है वो हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल पास ही है। मौजूदा जो वहाँ पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, वो तो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है इनसे पहले आने वाले मुतलका ऑफिसर्स ने सोचा ही नहीं। और ये अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है जिस पे अरकान असम्बली को मैंने कहा कि भाईजान ये इसको छेड़ें, चेक करें कि ऐसा क्यों हुआ क्या है कि तजावज़ात तो हो गई, ये एक जगह है और हमने सहन जो है वो ले आए हैं, कोई 15-15 फुट बाहर, 20 गराज बना लिए, गैराजेस बना लिए, वॉशरूम्स बना लिए और इस तरह का काम किया। अच्छा, वहां पर रहने वाले को सबको पता है कि भाई ये इंक्रोचमेंट है, और यही वजह है कि किसी ने वॉशरूम बनाया तो किसी ने गैराज बनाया, किसी ने वहां पर बेडरूम नहीं बनाया, क्योंकि पता है इसका मतलब यह है कि कौम को इतनी अकल जरूर है, समझ जरूर है कि भाई ये हम तजावजात कर रहे हैं और हम ये गलत कर रहे हैं, ये सबको पता था। क्योंकि वहां पर बहुत कम लोगों ने, शायद कोई इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने घर बनाए होंगे, अदरवाइज वो वहीं पर रुके हुए थे, सहन और गैराजेस और बस। अच्छा, वहां पर एक काम तो हुआ, मुतलका इदारे ने, फाटा ने, कि तजावजात होने दी, और ये पिछले कुछ तकरीबन 30 साल में हुई, एक दिन में, एक साल में नहीं हो गई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब गुज़िश्ता हुकूमत जा रही थी और ये हुकूमत आई है, तो वहां पर पार्क के अंदर पीसीसी, जिसे सीमेंट कहा जाता है, बजरी डाल के वो गलियां किसने बना दी, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई किसकी इजाजत से आपने पार्क की जगह पे ऊपर सीमेंट डाल के उसको गलियां बना दी। ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए था, और वो ग्रीन बेल्ट। तो ये दो तरफा इंक्वायरी है। फाटा के जिम्मेदार लोगों, मैं ये भी समझता हूं कि अगर वो लोग रिटायर हो चुके हैं तो भी उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां पर मौजूद इंस्पेक्टर है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वहां पर विजिट करे और रिपोर्ट करे कि क्या सूरत हाल है। आप बिल्कुल इल्म में होगा कि जिस तरह
SHO का एक खास इलाका होता है। इसी इंस्पेक्टर तरह जो पंजाब हाउसिंग है, FDA है, इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और इसी तरह दीगर इदारे जो जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है मुख्तलिफ इलाकों की, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी होती है और इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि आपके इलाके में क्या हो रहा है और उनकी मर्जी के बगैर कहीं पर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो आपने अपने जो आला हुकाम है उनको फौरी रिपोर्ट करना है कि यहां पर ये इलीगल चीज बन रही है, पेश आ रहे हैं। यहां तक कि अगर किसी रोड के ऊपर बिल्डिंग बन रही है तो वो मुतलका इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको रिपोर्ट करे। अगर कहीं पर बगैर नक्शे के घर बन रहा है तो भी रिपोर्ट करे, अगर कोई गली बंद हो रही है तो भी रिपोर्ट करे। लेकिन मामला तो आपको भी पता है क्या होता है और हमें भी बड़े अच्छे अंदाज से पता होता है कि होता क्या है कि इंस्पेक्टर साहब कहीं और होते हैं और रिपोर्ट कहीं और से जा रही होती है और वो किस तरह मैनेज होती है, इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। तो उन सारे लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी इस हवाले से बात की, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर से भी इस हवाले से बात की, सिटी हो या सदर हो, मैंने कहा सर ये काम तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जिम्मेदारों के खिलाफ जब तक रिपोर्ट नहीं बनाएंगे ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे। अब जहां पर फैसलाबाद में इन जगहों की निशानदेही की गई है, अब मुतलका महकमों को हदायत है कि जो आपने रिपोर्ट पहले भिजवाई है वो रिपोर्ट सॉलिड नहीं है। बहुत सारे इदारों ने जिनमें FDA है, PHA है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, फाटा है और मुतलका इदारे, इन्होंने रिपोर्ट्स भिजवाई हैं कि ये जगह जो हैं वो इंक्रोच हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहें ऐसी नजर आ रही हैं, मिल रही हैं जहां पर इंक्रोचमेंट मौजूद है। अब इस डिप्टी कमिश्नर की जानिब से को 3 रोज पहले एक फिर इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई दोबारा लिस्टें अपडेट करें, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि हमारे इलाके में ये इंक्रोच हैं जगहें और ये जगह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के बावजूद बहुत सारी जगह जो हैं वो ऐसी नजर आई हैं जो कि मुतलका इदारे की भी वहमो गुमान में नहीं थी। अच्छा, अब बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं, ये तो कुछ मेन रोड्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ कॉलोनीज के अंदर चले जाएं तो बहुत सारे पैचेस पड़े हैं सरकारी, लेकिन उनको मुतलका कॉलोनी मालिकान ने उसको पार्क्स बना लिया है और उसको आउटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वहां पे कोई पहुंचता है सरकारी ऑफिशियल तो कहते हैं कि ये तो हमने ये देखे ना कितने खूबसूरत अंदाज में सजा के रखी हुई है आपकी जगह। तो मामला ये है कि इसको देखना चाहिए। और अगर 10 साल कोई रेवेन्यू ऑफिसर वहां पे नहीं आता और पटवारी साहब जो हैं वो करते हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से करते आ रहे हैं, तो वो जगह जो है वो हमेशा के लिए पार्क में जम होकर रह जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कितनी कीमती अराजी जो है वो खो दी है। तो इसको डिजिटल एक सिस्टम जो है वो डेवलप करने की जरूरत है और जिस पर सरकार को पता हो कि इस जिले में इतनी जगह है उनके पास, इतने एकड़ है, इतने कैनाल है। कंप्यूटर स्केच भी तो बनाया जा सकता है पूरे शहर का IT प्रोफेशनल से ताबुन करके। अब उसमें जहां पे ग्रीन बेल्ट होगी या पार्क की जगह होगी उसे ग्रीन कर दिया जाए, ब्राउन कर दिया जाए, जहां पे मकान बने हो उससे एक विजुअल क्लियर हो जाएगा इंसान का कि कहां पे पार्क की जगह है, कहां पे ग्रीन बेल्ट की जगह है, कहां पे आप बिल्डिंग बना सकते हैं, कौन सा कमर्शियल एरिया है, कौन सा रहायशी एरिया है, कौन सी कॉलोनियां मंजूर हैं, कौन सी कॉलोनियां नहीं मंजूर, कौन सा मेन रोड है। ये तमाम चीजें मुख्तलिफ कलर्स के जरिए आप डोमिनेंस शो कर सकते हैं और वो नक्शा अगर आपके पास मौजूद होगा, किसी स्पेसिफिक कॉलोनी के ऊपर आप एक्शन लेने जाते हैं, वहां का नक्शा आप ले जाएं और वो कलर्स बता रहे होंगे कहां पे आप एक्शन कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। इस हवाले से पेरी अर्बन प्लान जिसमें आपने कॉलोनीज के हवाले से बात की कि यहाँ पर कॉलोनी बन सकती है, यहाँ पर नहीं बन सकती, ग्रीन एरिया, क्रॉप एरिया, ब्राउन एरिया, ये सारा उन्होंने शो किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद में इलीगल कॉलोनीज जो हैं वो बन रही हैं, बहुत सारी कॉलोनीज जिनमें बड़े नाम हैं, यहाँ पर वो नाम लिए नहीं जा सकते, तो उनकी जानिब से ग्रीन एरिया में और क्रॉप एरिया में कॉलोनीज बन गई हैं। समुद्री रोड पर, बाईपास पर, इधर उधर बहुत सारी कॉलोनी बनी है। यहाँ तक कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली ने भी ग्रीन एरिया में और क्रॉप एरिया में कॉलोनीज जो हैं वो बनाई हुई हैं और फायदा तो लेंगे ना, बड़े बड़े धड़ल्ले के साथ उन कॉलोनियों को बेचा भी जा रहा है। और इसका मतलब है कि वहां पर मौजूद पटवारी ने क्या रिपोर्ट किया, वहां पर मौजूद जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने क्या किया, वहां पर मौजूद महकमा माल के ऑफिसर जो हैं वो क्या करते रहे। हो सकता है उन्होंने ठीक रिपोर्ट किया हो मिर्जा साहब, इसके बावजूद रिपोर्ट हमेशा ठीक होती है, रिपोर्ट हमेशा ठीक होती है, लेकिन वो दिलचस्प बात यह है कि वो आवाम के लिए, सरकार के लिए ठीक नहीं होती,
वो रिपोर्ट जो होती है वो मुतलका डेवलपर के लिए ठीक होती है, वो बड़ी ठीक रिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, दूसरी जानब जो आपने इशारा किया है कि भाई जो शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट्स और ये वो सारा कुछ, मुतलका पटवारी जितने भी शहर के हैं उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और रिकॉर्ड उन्होंने ऐसा कंफ्यूज किया हुआ है कि मौजूदा जो ज़िला इंतज़ामिया के आला ऑफिसर्स हैं वो भी कंफ्यूज आ जाते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और जो उन्हें ब्रीफ कर दिया जाता है उन्हें मानना पड़ता है। इसके साथ साथ जो मुतलका इदारे हैं जिनके बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी जानिब से दुरुस्त रिकॉर्ड ज़िला इंतज़ामिया को दिया ही नहीं जा रहा, नहीं बताया जा रहा कि कहां पर सर्विस लेन थी, कहां पर कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। ये सारा जो है वो कंफ्यूज सा रिकॉर्ड जो है वो इंतज़ामिया को दिया जा रहा है, जिस वजह से इस वक्त जो ऑपरेशन हुआ है, आने वाले दिनों में मजीद ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, लेकिन महसूस इस वक्त ये हो रहा है कि इंक्रोचमेंट के मामले में तमाम इदारे जो हैं वो जान छुड़वा रहे हैं कि ये जिसे हम कहते हैं ना कटड़ा खोल दिया है, वो जो खोल दिया है कटड़ा वो इनकी अब संभाला नहीं जा रहा। और फैसलाबाद में जिन जिन जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा है रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद है, लेकिन अदालत के नाम पर जब ऑपरेशन कहीं पर भी शुरू किया जाता है तो अरकान असम्बली की जानिब से सिफारिशें भी नहीं आती अब, और इंतज़ामिया को भी खासी बेहतर अंदाज में स्मूथ वहाँ पर एनवायरनमेंट मिल जाता है। लेकिन कई एक जगहों पर जिस तरह आपने बताया कि ऐसी रेजिस्टेंस मौजूद होती है, लेकिन अब ये करने की बात यह है कि एक बार कंप्रीहेंसिव जो है वो सर्वे किया जाए पूरे शहर का। बिल्कुल, सर्वे होगा तो पता चलेगा कौन से मामलात हैं जो कि सामने आते हैं, फिर उसको एक स्ट्रेटेजी बना के निपटा जाएगा। मिर्जा साहब इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन तो जारी है, लेकिन घंटाघर के 8 बाजारों की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे ताजरों का यह कहना था कि जो दुकानें गिराई गई हैं उनकी रजिस्ट्रियां उनके पास मौजूद थी, लेकिन एसी सिटी का यह कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर्ड हों रजिस्ट्रियां, देन ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। अब उनके कहने पे कुछ देर के लिए रुक तो गए कि रजिस्ट्रियां वेरीफाई करवाई जाएंगी। ये प्रोसेस कहां तक पहुंचा, मिर्जा साहब से जानते हैं। मिर्जा साहब, इनका कहना था कि रजिस्ट्रियों को चेक करवाया जाएगा कि आया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर्ड भी हैं वो या नहीं, तो वो प्रोसेस कहां तक पहुंचा, कब पता चलेगा रजिस्ट्रियों के हवाले से, और कब दोबारा एक्शन 8 बाजारों के अंदर शुरू होगा? हनान, अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन जो है वो दिलचस्प मरहले में अब दाखिल हो चुका है। घंटाघर, 8 बाजार और इसके साथ साथ 8 बाजारों में गोल बाजार जो बनते हैं, तकरीबन 16 जामिया गली, मंदिर गली, 16 गोल बाजार बनते हैं। अब 16 गोल बाजारों के हर कॉर्नर के ऊपर एक ओपन एरिया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो ओपन एरिया छोड़ा गया था पार्किंग के लिए, टांगा स्टैंड। कुछ लोगों का कुछ ये भी कहना है कि वहां पर छोटे पार्क्स थे, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां पर फवारे लगे हुए थे, ओपन एरिया था वो। अभी तो कुछ भी नहीं नजर आता। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि 16 जगहें जरूर मौजूद थी जो कि किसी खास मकसद के लिए रखी गई थी। तो इनमें से जो सबसे फेवरेबल नजर आता है वो ये नजर आता है कि शायद वहां पर कोई पार्किंग एरिया होगा, क्योंकि वो तमाम उस वक्त के रेडियां, गड्ढे या तांगे जो कि सामान लेके आते होंगे या वापस लेके जाते होंगे, वो किसी एक जगह पर पार्क जरूर होते हैं, अड्डा उनका बना दिया गया, कोई अड्डा जरूर होगा, या इसी तरह का दीगर मकासद के लिए। और हो सकता है उसको खूबसूरत करने के लिए वहां पर इर्द गिर्द ग्रीनरी लगाई गई हो, छोटे फवारे भी लगाए गए हों कि ये माहौल को ज्यादा बेहतर रखें। लेकिन ये अकल जरूर तस्लीम करती है कि वहां पर अगर उस दौर में इतना जदीद एक सेंटर बनाया गया था, कमर्शियल हब बनाया गया था, तो वहां पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूर होगा, इस तरह का बेहतरीन इंतजाम वहां पर जरूर होगा। अच्छा, ये आपको ये भी पता होगा कि ये पाकिस्तान का पहला प्लान सिटी है, और चूंकि उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, ये बर्रे सगीर पाको हिंद का शायद पहला प्लान सिटी है। उसके बाद पाकिस्तान का जो दूसरा प्लान सिटी है वो इस्लामाबाद है। अच्छा, अब जबकि इंतजामिया को ऑर्डर मिला कि आप ऑपरेशन करें और जो पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनकी बहाली करें, और इसके साथ साथ ये था कि जिस मकसद के लिए जो जगह रखी गई है उसको उसी मकसद के ऊपर दोबारा लेके, ये अहम बात थी। चूंकि जब भी बात होती है घंटाघर की, उसमें ये बात की जाती है यहाँ तो पार्क्स नहीं है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑर्डर है
कि भाई जिस मकसद के लिए जो जगह रखी गई है उसे उसी मकसद के ऊपर दोबारा लेके आए। अब वहां पर अगर तांगे घोड़े नहीं हैं तो इसका मतलब है उसे हम पार्किंग के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से इसकी सारा जो है वो रिकॉर्ड चेक किया गया। अब जब वो 70s के राउंड अबाउट रिकॉर्ड चेक करते हैं तो ये सारी जगह मौजूद हैं, लेकिन 80s या ऑनवर्ड जब आते हैं तो ये जगह जो हैं ये रिकॉर्ड में आ जाती हैं, जम होना शुरू हो ये नजर ये आता है कि ये जगह यहां बेच दी गई हैं या इनके ऊपर कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब उसमें दो चीजें हैं कि अगर उनके पास रजिस्ट्रियां आ जाती हैं, जमाबंदी में रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, 10 साल पहले नहीं था, अगले 10 साल में आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि या हुकूमत ने और उस वक्त के महकमा माल ने इसको बेचा होगा, अगर बेचा नहीं तो पटवारियों ने कोई काम किया होगा, वारदात की होगी। अच्छा, इस बात को चेक करने के लिए कि आया कि अब ये जगह जो हैं ये सरकार की हैं या जिनके पास रजिस्ट्री हैं ये उनकी हैं, इसको चेक करने के लिए इंतजामिया ने सारा का सारा मुद्दा जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे डाल दिया कि भाई ये आप पकड़े, अगर आप कहते हैं कि ये रजिस्ट्रियां ठीक हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके खिलाफ इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि रजिस्ट्रियां फेक हैं या आप इनको मनसूख कर देते हैं, रजिस्ट्री ओरिजिनल है लेकिन मनसूख कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कैसे सेल आउट कर दिया गया, बाजार कैसे बेच दिए गए, तो हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। अब जो घंटाघर है और 8 बाजार हैं, गोल हैं, उनमें इन दुकानों की तकरीबन तादाद 270 बताई जाती है, जो इस वक्त तक इंतजामिया ने जिसमें से 50 से 60 को गिरा दिया है, बाकी 210 या 20 वहां पे अभी एग्जिस्ट करती हैं। ये तो वो हैं जो घंटाघर, 8 बाजार, गोल और इर्द गिर्द मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट जो है सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद है, जिसमें मजमूई तौर पर दुकानों की तादाद तकरीबन 300 के लगभग है। अगर 150 दुकान सर्कुलर रोड की तरफ है तो 150 दुकान जो है वो वकीला वाली गली या वो जो घंटाघर की तरफ मार्केट बनती है उसकी तरफ उसका गली नंबर 7 है, वकीला वाली गली नंबर 7 जिसकी तरफ उसका। तो सर्कुलर रोड के पैरेलल जो मार्केट है वो कहा जाता है कि वो एक नाले के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, और वो फैसलाबाद से जो अरकान असम्बली थे उनकी वो कह रहे हैं कि उन्हें बैक थी, मिली भगत थी, और गालबन ये वही मार्केट है मिर्जा साहब जिस पे नसीम सादिक ने एक्शन लिया था और उनको तब्दील भी करवा दिया गया। अच्छा, अब ये 300 दुकानें वो हैं, 210 या 220 वो हैं। अब इसका मतलब है तकरीबन 500 से 550 के दरमियान दुकानें हैं छोटी जिनके खिलाफ ऑपरेशन मुतवक्के है। अच्छा, अब अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तस्दीक करता है और बताता है कि भाई ये सेल हो चुकी हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वही रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवाएगा इंतजामिया को, वही रिपोर्ट लाफ करने के बाद कोर्ट भिजवा दी जाएगी कि भाई ये तजावजात थी, हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, जो मौजूदा तजावजात घंटाघर और अतराफ में हैं उनकी रिपोर्ट ये है, आपके सामने पेश करते हैं, हमारी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाने और आप जाने। एक तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो रजिस्ट्रियां मनसूख करता है तो 525 दुकानें जो हैं मुमकिना तौर पर गिराई जा सकती हैं, जिनकी कीमत अरबों में बनती, अरबों रुपए में बनती है। अच्छा, अब वो जब गिरा दी जाएंगी तो रिपोर्ट गिराने के ऊपर बनाकर उसके पिक्टोरियल एविडेंस लेके फिर इंतजामिया जो है रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा देगी, जिसमें दोनों सूरतों में इंतजामिया जो है वो अपने जिम्मेदारी से सुबदोश हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर इंतजामिया क्या चाह रही है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। इंतजामिया चाह रही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तस्दीक कर दे कि भाई ये दुकानें हमने बेच दी हैं। इनकी तो जरा खिंचाई हो ना, बनता भी ये है, मतलब इनको इल्म ही नहीं है कि उन दुकानों पे या उस जगह पे कौन काबिज है इतने सालों से। अच्छा, अब जब वो तस्दीक कर देंगे कि ये रजिस्ट्रियां ठीक हैं तो इंतजामिया को ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन करना पड़ता है तो आपको पता है कि वो ट्रिपल स्टोरी सर्कुलर रोड के ऊपर दुकानें हैं, मार्केट है पूरी 300। अच्छा, अब 300 दुकानों का मतलब यह है 300 मालिकान, 300 मालिकान का मतलब है कि हर दुकान के ऊपर को 2-2 वर्कर। इसका मतलब यह है कि यह तादाद जो है वो 1000 से 1500 बंदों तक पहुंच जाएगी, और अगर वो अपने अहबाब भी बुला लेते हैं
तो कोई 2000 बंदे का वहां पे ना एहतजाज भी मुमकिन है। तो इंतजामिया ये चाह रही है कि ये दुकानें ना गिरानी पड़े, और जो घंटाघर के अंदर की दुकानें हैं, अगर 210 वो दुकानें हैं तो अल्टीमेटली वो भी चाहेंगे कि ये भी ना गिरानी पड़े। लेकिन अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कोई इन्फ्लुएंस कर पाता है कि नहीं कर पाता। फैसलाबाद से अरकान असम्बली क्या करते हैं, जिला इंतजामिया और डिवीजनल इंतजामिया इसके ऊपर क्या चाह रही है, इसका मतलब यह है कि अब जो है फैसला कुन वक्त है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले इसी हफ्ते के अंदर उसकी तस्दीक या तनसीख के हवाले से जिला इंतजामिया को नोटिस मौसूल हो जाएगा, जिसके बाद इनका हतमी फैसला किया जा सकेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मिर्जा साहब, सिक्योरिटी की सूरत हाल शहर के अंदर बिगड़ती चली जा रही है। 3 खवातीन फैसलाबाद से अगवा हुई हैं और इसके साथ साथ बच्चों के साथ बदफैली के मामला जो है वो सामने आते चले जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहां पे स्टैंड करते हैं? आखिरकार इतनी अबतर सूरत हाल क्यों होगी हमारे शहर में? सिक्योरिटी की डकैती भी बढ़ती चली जा रही हैं, वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं, चोरियों की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, और कोरोना के वबा खत्म होने के बाद पीक पकड़ ली है इन्होंने। क्या कहेंगे इस सवाल? असल में तमाम इदारों की हमेशा से कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। जहां पर फैसलाबाद में आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर आप के इल्म में यह भी होगा कि फैसलाबाद में हर सुबह का आगाज़ जो है एक कत्ल से होता है। कहीं ना कहीं एवरेज रोज़ाना फैसलाबाद ज़िला के अंदर एक कत्ल हो रहा है। इसका मतलब है रोज़ाना कहीं ना कहीं पर कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, चपकलिश हो रही है, बदफेली के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि सिर्फ बढ़ रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम इस मुआशरे की बात की करें तो तहम्मुल, बर्दाश्त का अंसर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ आप फुटपाथ के ऊपर सफ़र कर रहे हों तो आप टकरा जाएं अपने सामने आने वाले से, इसका मतलब है कि वो आपको नहीं देख रहा था, आप उसको नहीं देख रहे थे, या दोनों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। तो जो उनमें से तगड़ा होगा उसके जुबान से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, क्या तुम अंधे हो? इसका मतलब है, और अगर हम यही बात कोई महज़्ज़ब माशरों में कर लें तो दोनों क्या बोलेंगे, सॉरी। इसका मतलब है दोनों ने गलती की है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही मसला है। इसके ऊपर इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। हमारा सबसे जो बड़ी दरसगाह है हमारा घर होता है, हमारे वालिदैन होते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी बड़ी दरसगाहें जो हैं वो हमारी मसाजिद हैं, मदरसे हैं और स्कूल हैं। लेकिन मिर्जा साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि दिन दिहाड़े या रात के अंधेरे में चौकों चौराहों से या घर से किसी औरत को कोई शख्स उठा के ले जाता है, हमारे सिक्योरिटी अदारे क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी लाकानूनियत जो है हमारे मुआशरे के अंदर आ चुकी है, कोई भी किसी को भी उठा के ले जाए और कुछ भी कर दे। मतलब कानून को एक्शन लेना चाहिए इस चीज के ऊपर और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरे जो इस तरह का करने का जहन भी रखते हैं उनको भी अकल आ सके इस हवाले से। आपको पता है कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जिसमें हाथ काटे जा रहे हैं, सर काटने की बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो पूरी नहीं देखी होगी क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। और अगर इस्लामी कवानीन राइज कर दिए जाएं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि आप दोबारा सोचेंगे भी नहीं। इवन कि मैं यहाँ पे दफ्तर में अगर एक भी हाथ कटा बंदा देख लूँ कि उसका हाथ नहीं है तो हमेशा के लिए एक स्टैंप कर दी कि ये चोर है। और जब आपको ये खौफ हो कि भाई हमेशा के लिए ये बात मेरे साथ पैच हो जानी है, साथ लिपट जानी है, और हमेशा के लिए मैं जस्टिफाई करता रहूंगा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, गलती से भी अगर कहीं पर चोरी कर दी, तो इस्लाम ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त सजाएं रखी हुई हैं। अब अगर हम इस मुआशरे की बात कर ले, मैंने सबसे पहले ये बात की कि हमारी स्कूलिंग नहीं हो रही, हमारी एजुकेशन नहीं हो रही, कि भाई सब्र तहम्मुल के साथ जब आप अपने वालिदैन को लड़ते देखते हैं, माँ बाप को आपस में लड़ते देखते हैं, तो वही आदतें आप में प्रमोट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जब आपका भाई आपके साथ लड़ता है और आप उसके जवाब में उतना ही लड़ते हैं, तो इसका मतलब है अग्रेशन हमारे बचपन से ही शुरू हो गया, और ये सिलसिला जो है फिर ये स्कूल एजुकेशन में चला जाता है। आप स्कूल में वही करते हैं, स्कूल से आप कॉलेज लाइफ में वही करते हैं, कॉलेज लाइफ से जो ही आप फ्री होते हैं तो फिर आप मुआशरे के एक वो फर्द होते हैं जिसमें अदम बर्दाश्त है, अदम तहम्मुल है, जिसका नतीजा और खमियाजा जो है आज हम इस सूरत हाल में भुगत रहे हैं कि खवातीन का अगवा हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, बच्चों के साथ बदफेली हो रही है। हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है और दूसरी शादी की रवायत नहीं इस मुआशरे में। यहाँ पर
जिस वजह से हमें इस तरह के मसाइल जो हैं असल में वो मिर्जा साहब, नजर हर आ रहे हैं। शख्स इस्लाम में से अपने फायदे के फायदे नुक्ता की नजर चीज को निकालता ऐसा है। ही है। इस्लाम मुकम्मल तौर पे क्या इल्म सिखाता है, हमें क्या तालीम देता है कि किस तरह माशरे के अंदर रहता है, हम उसे देखने को उसे तस्लीम देखने नहीं के लिए करते। बिल्कुल भी तैयार। इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लड़कियों को तालीम देने के हवाले से भी आप क्या कहेंगे? एक तो तालीम है जो कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर दी जाती है, एक तालीम होता है कि अगर बाहर से किसी किस्म की रेजिस्टेंस का या हरेसमेंट का उनको सामना करना पड़े तो उसे डट के दलेरी के साथ उसे उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ये नहीं कि डर के उससे पीछे हो जाएं, क्योंकि हमारे माशरे में ये देखा जाता है अगर किसी लड़की को कोई तंग करता है, वो अपनी इज्जत को देखते हुए, अपने माँ बाप को देखते हुए घर में छुपने की कोशिश करती है या लोगों को बताती ही नहीं है कि उसके साथ ये मामला पेश आ रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरी, लड़कियों को ट्रेनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? टीजर गन्स देनी चाहिए अगर बाजार में उनको कोई तंग करता है या फिर उनके साथ जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश करता है, कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो उसे वो इस्तेमाल कर सके। ये चीजें हमारे माशरे में बिल्कुल कम पाई जाती हैं, लेकिन अगर अमेरिका या दूसरे मुल्कों में देखा जाए, लड़कियां वहां पे प्रॉपर इन गन्स को इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं और बड़ी रेजिस्टेंस शो करती हैं उन लड़कों के खिलाफ जो उनको तंग करते हैं। असल में हनान, कभी भी कहीं पर भी अगर अगवा का केस होता है, हमारे सामने कोई इस तरह का वाकया होता है, इसमें मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी ऐसी लड़की को अगवा कर लें जिसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं, ताल्लुक नहीं, राब्ता नहीं। हमेशा अगवा का केस वहां पर आता है जहां पर कहीं ना कुछ आपका ताल्लुक या वास्ता या राब्ता रहा हो। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं लड़कियों की ट्रेनिंग के हवाले से। घरों से वालिदैन की जानिब से जो है इस बात को संजीदगी से लिया ही नहीं जाता, और वो तमाम बातें जो कि हमें अपने बेटे या बेटी को घर से बाहर भेजते हुए समझानी चाहिए, हम किसी ना किसी वजह से उसको नहीं समझा पाते। वो हमें हमारा वो समझ लें कि हया की बात हो, या ये समझ लें कि हम अपने बच्चों को मासूम समझते हों, या ये समझ लें कि हम ये समझते हैं कि हमें ऐसी बातें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो उसमें वालिदा को और वालिद को, बेटे और बेटी के साथ जो है कुछ ऐसा पर्सनल रिलेशन जरूर बिल्टअप करना चाहिए कि अगर उसे किसी भी तरह का कोई मसला है तो उसके साथ शेयर जरूर कर सके। लेकिन हमारा गैप इतना होता है जिसे हम जनरेशन गैप कहा करते हैं, वो कुछ और नोयत का है। लेकिन ये गैप, आपसी ताल्लुक का को जो गैप है, वो इस हद तक ज्यादा है कि बेशतर घरों में बेटी की ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी माँ को किसी मसले के बारे में बता सके कि मुझे इस तरह के मसाइल का सामना है। इवन कि वो उसके पर्सनल सेहत के हवाले से मसाइल हों या उसकी सोशल लाइफ के हवाले से मसाइल हों। अच्छा, इसमें यह भी होता है ना कि बाज़-औक़ात लड़की को डांट डपट शुरू कर दी जाती है। ऐसा ही है। मतलब उसे हौसला देने की बजाय, उसे प्यार से ट्रीट करने की बजाय कि बेटा तुमने बड़ी हिम्मत की है कि हमसे इस बारे बात ऐसा की ही है है। और हम इसे आगे से टैकल करेंगे, तो उल्टा बेटी को बोलना शुरू कर बोलना दिया शुरू जाता किया है। जाता है। इसी तरह बहुत सारे लड़कों के भी मसाइल होते हैं। वालिद की जिम्मेदारी होती है कि वो मुकम्मल तौर पर उस अपने बेटे को फॉलो करे कि उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे हैं कि वालिद साहब अगर सुबह गए हैं तो शाम को घर आते हैं तो उन्हें बच्चों का पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, वो किस क्लास में है, क्या एजुकेशन है, क्या करना चाहिए। अच्छा, वैसे वाकई जब 10-10 या 12-12 या 14-14 घंटे की जो लोग एक्स्ट्रा टाइम लगा के ड्यूटियां करके आते हैं, तो हिम्मत उनमें हिम्मत नहीं नहीं होती। होती कि यार वो ऐसा ही आके है। कोई और काम घर का कर सकें या देख सकें। वो तो बेड पे लेटता है और सो जाता है कि मेरी 8 घंटे की नींद ही पूरी हो जाए, यही बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। एग्जैक्टली। उसमें अब जिम्मेदारी है कि अगर बच्चों को कुछ मसला है तो उनको देखें, चूंकि आपके हाथों में वो बड़े भी हैं और पले भी हैं, तो आपको उनके एक एक जो जेस्चर है उसको देखना चाहिए कि इस वक्त इसकी एक्टिविटी क्या है, ये परेशान क्यों है। एतमाद जब आपके ऊपर वो करना शुरू कर देगा, फिर वो आपको बताएगा, बेटा हो या बेटी, कि मेरे साथ इस तरह का मसला है। दूसरी तरफ लड़कियों का मसला ये है कि वो घर में इसलिए भी नहीं बताती कि घर वालों की तरफ से दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। या वालिद और भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जाके दंगा फसाद शुरू कर देंगे, या दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि भाई वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे। ये दो वजूहात की वजह से लड़कियां
हमेशा खामोशी इख्तियार कर जाती हैं। इसके साथ साथ वालिदैन की ये भी जिम्मेदारी है कि ये जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं ना, कम से कम इनको मॉनिटर करें कि कौन सा बेटा बेटी किस मकसद के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने बेटे की बेहतर तरबियत भी कर पाएंगे, बेटी की बेहतर तरबियत भी कर पाएंगे और उनके मसाइल के बारे में बाखूबी आगाह भी रहेंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आने वाले बच्चों की को किस तरह की तरबियत देते हैं, किस तरह की डिस्कशन होती है। लेकिन मसला यह है कि बेशतर हिस्सों में हेल्दी डिस्कशन होती ही नहीं, अच्छी गुफ्तगू हो ही नहीं पाती और वो बातें जो कि हमें अपने बच्चे को बेहतर तौर पर एजुकेट करनी चाहिए, हम किसी ना किसी वजह से उसके पीछे रह जाते हैं, वो बातें डिस्कस नहीं कर पाते। तो इस हवाले से जब नौजवान नस्ल को किसी किस्म के भी मसाइल का सामना करना पड़े तो मैं ये समझता हूं कि उसमें टीचर्स भी जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सब आप भी टीचर रहे हैं किसी दौर में, आप कैसे ट्रीट करते थे बच्चों को? बहुत सारे बच्चों की जानिब से बहुत सारी इस तरह की शिकायत आती थीं और अभी भी कई एक बार जो है इस तरह की शिकायत जो है वो मौसूल होती हैं। तो मैं एक बात बताता हूं जिसमें आप छोटी सी एक बात समझ लें कि अगर पेपर्स करीब हैं और बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही और परेशान है तो मैं उन्हें एक ही कहता था, बेटा मुझे बताएं कि आप पास नहीं होंगे तो फेल हो जाएंगे। में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा था। जैसे किसी लड़की के साथ अगर कोई वाकया पेश आता है, कोई हरेसमेंट होती है या फिर कोई बदफेली का किरदार अदा कर दिया जाता है किसी की तरफ से, थाने कचहरी के अंदर मेल जो वहाँ पे मौजूद होते हैं पुलिस वाले, वो उनसे भी पूछते हैं क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, कौन था, किस तरह था। अब इसके जरिए हमें माशरे को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। लेडी डॉक्टर को तैनात करना चाहिए कि ऐसा केस अगर किसी थाने में आता है वो वहां पे आए, वो इंक्वायरी करे। जो इसका मर्दों बड़ा के ही बेहतर हल ये है, मैं जिस तरह थाना है कोतवाली रोड पे फीमेल, मैं समझता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो फीमेल के केसेस हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 3 4 थाने बना देने चाहिए जो कि पूरे इलाके को, एसएचओ मिर्जा साहब पूरे इलाके को केटर करे और वो खवातीन के केसेस जो हैं वो स्पेशल हैंडल हों। ये वाकई बात ये है कि जब इस तरह का केस होता है तो आप सिंपल ये बात समझ लें कि खवातीन को अपनी इज्जत जो है, जो चादर उन्होंने ओढ़ी होती है वो उतारनी पड़ती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग केसेस करवाते ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, बहुत सारा कुछ एक्सप्लॉइट करवाते हैं और होता यह है कि पहले सिर्फ आपको पता होता है कि ये हो चुका है हमारे साथ, फिर आपके पूरे इलाके को पता होता है कि फिर ये होता है और जब आप बार बार थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो ख्वारी आपको होती है कि अल्लाह ताला उससे पनाह है। तो एक इसमें मैं समझता हूं कि जो पंजाब पुलिस है उसको इसमें एक इस्लाह ये करनी चाहिए कि इनके लिए सेपरेट सेल्स बना दिए जाएं जहां पर इस तरह के केसेस जो हैं वो डिस्कस हो सकें। वो पूरे तहसील की सतह का एक थाना हो, वो पूरे शहर का एक थाना हो जहां पर सिर्फ खवातीन के केसेस जो हैं उनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकें, आप सारा कुछ कर सकें। लेकिन इसके लिए भी आपको बड़ी जामे पॉलिसी और हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और उससे पहले मेरी फिर गुजारिश है कि वालिदैन जो हैं वो जागते रहें और देखा करें कि उनके घर में, उनके इर्द गिर्द, उनकी फैमिलीज में, उनके बच्चों के साथ या दीगर बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और अगर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे मिर्जा साहब, बच्चों को भी सिक्योर फील होगा। बिल्कुल ऐसा और सिक्योर फील करवाने की ही इस वक्त जरूरत है, क्योंकि बच्चों को अगर पता होगा ना कि हमारे वालिदैन, हमारा भाई, हमारी बहन या कोई बड़ा ऐसा है जो हमारे पीछे आएगा, और अगर हम उसे बताएंगे कि ये शख्स हमारे साथ ये कर रहा है तो उसे डांट डपट करेंगे, ना सिर्फ उस बच्चे को बोलेंगे, तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस की ही बात है, अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उनको फिर रोका नहीं जा सकता, वो किसी भी चीज से फिर डरेंगे नहीं। और बच्चों की जो दोस्तियां हैं, ताल्लुक है, वो अपने जो उनके हम असर हैं, जो उनके एज फेलो हैं, उनके माबैन होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि छोटे बच्चे बड़ों में बैठे होते हैं, तो इस तरह का जो ट्रेंड है उसको उसे कम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही। अब इस पे तो मिर्जा साहब वालिदैन को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये अपने क्लास फेलों के साथ घूम रहा है या किसी और के साथ घूम रहा है, तो अगर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो बहुत सारे मामला थे जो कि बेहतर हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका आज के शो के अंदर आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। अगर अक्टूबर के महीने की बात की जाए तो ये महीना जो है खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, क्योंकि एनुअली डेथ्स जो एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट हो रही हैं वो 40,000 के करीब हैं। तो खवातीन जो हैं इस चीज़ को मलूज़े खातर रखें कि ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे गौर तलब बात जो है वो ये है कि इसको अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस करना चाहिए। बाज़ इसे खवातीन की जानब से इग्नोर किया जाता है, छाती पे गिल्टियां बन जाती हैं जिसे इग्नोर किया जाता है और बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है ये फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि लास्ट स्टेज के कैंसर पे जा पहुंचा है और अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेजेस पे चले जाते हैं तो डॉक्टर इसको डायग्नोस करने के साथ साथ बड़ी इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंपिटेंट डॉक्टर्स की कमी नहीं है। तो यहां पे हम यही कहेंगे कि अगर किसी खवातीन के अंदर, कोई खातून के अंदर किसी किस्म की गिल्टियां या सिम्टम्स उसको नजर आते हैं तो चाहे उसको कैंसर नहीं भी है लेकिन उस चीज को इग्नोर ना करें और फौरन डॉक्टर से जाके मशवरा करें, ताकि डॉक्टर बेहतर रिकमेंड कर सकता है कि आया ये ब्रेस्ट कैंसर है या फिर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी रिजॉल्व डॉक्टर की तरफ से किया जाएगा। तो आज हमने खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से, इसके इलाज मुआवजे के हवाले से हमने जो गेस्ट जो है उनको दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब मौजूद होंगे, जो कि प्रिंसिपल हैं अब्बा मेडिकल कॉलेज के और ब्रेस्ट कैंसर को खास तौर पर डील करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और उनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सनोबर फैसल मौजूद हैं, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमें बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को ये सोचा जाता है, उनकी तरफ से ये देखा जाता है कि अगर कैंसर हो गया है तो ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन ये क्योरेबल डिजीज है और इसे ट्रीट किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस पे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया जी हनान साहब, आपने हमें यहाँ दावत दी और मैं अबुआ मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर सर्जी और प्रिंसिपल अबुआ मेडिकल कॉलेज काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो हॉस्पिटल है ये 650 बेडेड हॉस्पिटल है और ये खुर्रियांवाला में वाक़ है और मेरे ख्याल ज़्यादा लोगों को इल्म होगा कि वो एक एरिया पसमानदा एरिया है और उस एरिया में इस हॉस्पिटल का होना और इस कॉलेज का होना एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया और वहाँ पर ये कायम किया गया। तो जहाँ तक आपकी ये ब्रेस्ट कैंसर की बात है, ये महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही इसको कह लें कि मनाया जा रहा है या इसके बारे में लोगों को आगाही देने के लिए इसके। तो मैं ख़वातीन को ये सबसे पहला ये पैगाम दूंगा, जैसे आपने भी कहा कि ये क्योरेबल डिजीज़ है नंबर 1। दूसरी ये बात है कि हर गिल्टी जो ब्रेस्ट में होती है वो कैंसर नहीं होती। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ख़वातीन समझते हैं कि शायद अगर कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो वो कैंसर हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह करें कि अगर आप 100 ख़वातीन हों और 100 में से 5 या 6 को सिर्फ ये चांसेस हैं कि ये गिल्टी हो, प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ये कहना है कि जी हर गिल्टी जो कैंसर है, ऐसे कोई बात नहीं। ख़वातीन को ये तो एहतियात करनी चाहिए और ये एहसास रखना चाहिए कि ऐसी कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो खुदा न खास्ता हर औरत को हो सकती है। एक तो ये बात है। दूसरी आपने कहा कि अर्ली अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। अब अर्ली कैसे डायग्नोज किया जाए ये हमारी ख़वातीन को इसके बारे में इल्म नहीं है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे एजुकेशन, क्योंकि वैसे भी एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है और जो हेल्थ एजुकेशन है वो तो उससे भी आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका अर्ली का तरीका सबसे जो बेहतरीन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहरहाल एक आसान तरीका ये है कि ख़वातीन अपना खुद मुआयना करें और वो महीने में एक दफ़ा मुआयना करें। ये नहीं कि वो हर बार बार मुआयना करें, सिर्फ महीने में एक दफ़ा मुआयना करें और कोई एक दिन फिक्स कर लें और खुसूसी तौर पे ऐसा फिक्स करें जो कि आफ्टर पीरियड जब ख़त्म हो उसके बाद ये ख़त्म करें। और जो ही कोई वो जब मुआयना करेंगे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा। अब उन्होंने देखना क्या है, नंबर 1 तो ये देखना है कि कोई गिल्टी तो नहीं है, और गिल्टी आमतौर पे जो छाती का जो बाहर का हिस्सा उसमें आमतौर पे ज़्यादा होती है। एक तो ये देखना है उन्होंने। दूसरा ये देखना है कि कोई पानी या खून या पीप तो नहीं आ रही, दूसरी बात। तीसरी ये है कि कोई जल्द में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो रही, उनको महसूस नहीं हो रही।
चौथा ये कि एक्जिला या बगल को देखें, वहाँ तो कोई गिल्टी नहीं है। तो अगर वो रेगुलर अपना मुआयना करते रहें, और मैं जैसे हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ और ख़वातीन को भी ये कहता हूँ कि जिस तरह हम अपना आईना देखते हैं और हम चेहरा देखते हैं आईना में, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या तब्दीली आ रही है चेहरे में। इसी तरह वो अपने जिस्म का मुआयना करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आ रही अगर रेगुलर मुआयना करेंगे, और जब उनको और बड़े अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट कर लेंगे। और अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो उसमें इलाज भी उसका पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी वजह से कैंसर बनता है, और प्रोलिफरेशन जो है वो सेल्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि कैंसर का सबब बनती है। मसला यहाँ पे ये है कि इन चीजों को ट्रिगर क्या चीज करती है जो कि कैंसर का सबब बनती है। मैं ये चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देनी होगी यहाँ पे कि उन चीजों से बचा जाए, ताकि आपके अंदर जो हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो और ये गिल्टियों का या छाती के कैंसर का सबब ना बने। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब तो ज़्यादा इसके बारे में हार्मोन के बारे में, लेकिन मैं जो बात बताना चाहूँगा वो ये कि देखिए ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ना जी, वो फीमेल्स में ज़्यादा है, और फीमेल्स में हार्मोन्स एक नॉर्मल एक हार्मोन है, और हमारे यहाँ खवातीन में इम्बैलेंस हार्मोन्स की तादाद बहुत सारी खवातीन में बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो ये बात है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में बहुत कम में रेयर है। और फीमेल्स में जो हमारे मुल्क की स्टैटिस्टिक्स हैं, आमतौर पे ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो खवातीन होती हैं वो 50 साल की ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं, तो उनमें ये कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ज़रा उससे कम में भी देखा गया कि ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो एज फार एज एस्ट्रोजन की बात है, ये एक ट्रिगर इफेक्ट होता है इसका, आपकी बात से है कि ये एक ट्रिगर इफेक्ट होता है, और इससे वो जो है क्योंकि कोई ना कोई चीज तो ट्रिगर कर रही है एग्जैक्टली और उससे उसमें कुछ रिस्क, इसको हम इस तरह कहते हैं कि काज आप कह लें, इसको रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक तो एज, और दूसरी ये बात है कि हमारा जो ईस्ट्रोजन या हार्मोन्स का जो साइकिल है वो मंथली एक साइकिल है, और ये सारी उम्र रहता है। सारी उम्र से मुराद है कि ख़ास उम्र में बच्चियों में ये एक स्टार्ट होती है, मेनार्की स्टार्ट होती है, और एक ख़ास उम्र में जाके मेनोपॉज हो जाता है। तो ये जितना प्रोलॉन्ग होता जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस, क्योंकि फिर ईस्ट्रोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें ज़्यादा अमल करेगा। बिल्कुल, क्योंकि मेल में रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है। तीसरी जो बात है वो ये कि हमारा लाइफस्टाइल, जैसे अब हमारी खवातीन जो हैं शादी की उम्र या फर्स्ट प्रेगनेंसी की उम्र कह लें आप, जितनी ये ज़्यादा डिले होगी उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग अगर हमारी खवातीन ना करें, ये एक प्रोटेक्टिव है। जैसे कुरान ने भी कहा कि 2 साल के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसकी इसमें हिकमत है अल्लाह ताला की। तो उसमें ये वो जो नॉर्मल साइकिल, जहाँ भी हम नॉर्मल साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, बिल्कुल, जैसे जो खवातीन शादी ना कराएं या जिनके बच्चे लेट हों, उनमें रिस्क फैक्टर, जैसे नन्स होती हैं उनमें ये देखा गया कि उनमें ज़्यादा चांसेस, उनमें ये नहीं होती जी शादी का, उनमें ये उनके रिलीजियस या जो भी कह रहे हैं, लेकिन उनमें ये चांस ज़्यादा होता है। तो जो भी जिस चीज़ को नॉर्मल, जो भी जो आप इस तरह कह रहे हैं कि नॉर्मल साइकिल से हट के जब कोई काम किया जाता है फिर उसके इफेक्ट्स तो होंगे, उसके इफेक्ट्स होंगे, और अल्टीमेटली नेचर ने एक साइकिल बना रखा है, exactly, और उस साइकिल से छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़ी हिकमत और दानाई से तैयार किया है। तो पैरिटी, मल्टी पैरिटी, जिन खवातीन में बच्चे ज़्यादा उनमें कम चांसेस हैं, जिनमें कम हो उनमें ज़्यादा। तो ये सारी चूँकि वही आप वाली बात कि ये जो जहाँ भी नॉर्मल को हम डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ जो भी नेचर को जहाँ हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वहाँ ये मसला पैदा होगा। हमारे साथ डॉक्टर स्नोबर भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आजकल खवातीन के अंदर ये देखने में आ रहा है कि हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम बनती है, और इसके साथ साथ मोटापा बहुत ज्यादा खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस होते ही क्यों है, और ये भी हार्मोन ही है एस्ट्रोजन, जिसके इम्बैलेंस होने से ही ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काज होता है। आप हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हार्मोन्स को बैलेंस के अंदर कैसे रखा जाए। क्या इसमें डाइट का अमल दखल होता है, या एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, या कोई अदर फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? जी, इसमें डाइट का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि देखा गया कि छाती के सरतान के लिए फिश खाना बहुत प्रोटेक्टिव है। फल, सब्जी और मेवाजात और जैतून का तेल, प्रोटीन और गुड फैट इन रिच डाइट, गुड फैट जी, अनसैचुरेटेड जिन्हें कहते हैं, अनसैचुरेटेड जी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इसे लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और चीज देखी जाती है ना,
कि हमारे यहाँ खाने ऐसे तैयार किए जाते हैं जिन्हें हाईली टेम्परेचर पे कुक किया जाता है, तो सैचुरेटेड फैट भी जो है वो अनसैचुरेटेड फैट भी सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली वो आपकी हार्ट डिजीजेज और कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है बॉडी का आप करने में मदद फराहम करता है और जो सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें हमें जंक फूड के हवाले से भी बताइएगा वो कितनी असरअंदाज होती है। जी, जंक फूड अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे। जब ओवरवेट होंगे तो उसी से ही आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो वो मुख्तलिफ तकालीफ का बायस बनेंगे। इनमें छाती के सरतान से लेके और गायनी की और बहुत सी पीसीएस प्रॉब्लम, वो तो एक एग्लेम्शिया, प्री एग्लेम्शिया, इस तरह की बहुत सारी डिजीज हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। बिल्कुल। और सेंसेस खो देती हैं खवातीन उस बीमारी की वजह से और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल है जो कि ट्रिगर हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और ये है कि छाती के सरतान से बचाव के लिए अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है, स्पेशली उन खवातीन को ख़ास तौर पे अलर्ट रहना पड़ेगा। उनमें फैमिली प्लानिंग के लिए पिल्स का इस्तेमाल उन्हें अवॉइड करना चाहिए, कोई और मेथड यूज़ कर सकती हैं। और ये है कि अपने बच्चों को फीड लाजमी कराना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। कितनी देर तक फीड करवाना चाहिए डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी बताइए। 2 साल हमारा जो, यानी कम से कम 2 साल अपने बच्चे को फीड करवाएं। बिल्कुल। और इस हवाले से भी बताइएगा जो वक्फा नहीं डालते बीच में उससे क्या नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को 2 साल की फीडिंग मुकम्मल नहीं करवाते और इस दौरान आपका दूसरा बच्चा आ जाता है तो उससे क्या उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेंगे, ये खवातीन के लिए अच्छा नहीं, उनकी सेहत के लिए होगा। जी, वो सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जैसे 90% खवातीन अनीमिया का शिकार है। ब्लड लॉस जो होता है उसकी कमी पूरी नहीं होती। बिल्कुल। टाइम फैक्टर ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ही नहीं इम्प्रूव होगी और अगला स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही आप तो वो तो अनीमिक सबसे अच्छा, न्यूट्रिशन कितना इन्वॉल्व होती है इस चीज के अंदर और हेल्दी डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके अंदर प्ले करती है। अगर सपोज कोई खातून प्रेग्नेंट है तो उसको डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमारी जो घरों पे बैठी देख रही हैं और जो गांव के अंदर खवातीन मौजूद हैं उनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस ना दी जाती है ना बताया जाता है, ठीक है। और जो बड़ों की तरफ से ही बताया जाता है कि ये खाएं वो खाएं, डॉक्टर जो रिकमेंडेड एक डॉक्टर की डाइट होती है ना, उसको पता होता है कि अगर उस अब अकेले उसी की जिंदगी नहीं है, उसके अंदर एक और जिंदगी है जो पढ़ रही है और उन दोनों को अगर वो खुद नहीं खाएगी तो अपने साथ तो कर ही रही है, ज्यादती उसके साथ भी करेगी। तो ये उनकी डाइट के हवाले से एक मुनासिब सा प्लान दें कि किस तरह की डाइट उनको इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो और माँ की सेहत पे भी असर ना पड़े। प्रेग्नेंट औरत की डाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें दूध दही एक पोर्शन, ये मस्ट उनकी डेली रूटीन में ये होना चाहिए। और इसके बाद फल या सलाद, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, जो कि बहुत नज़रअंदाज किया हुआ है। हमारे एशिया को एक दौर था कि प्रोटीन सिख कंट्री में शुमार किया जाता था, ये बरियाजम पूरा का पूरा प्रोटीन सिख बरियाजम समझा जाता था। और यहाँ पे ये कहा जाता था कि बच्चों की डाइट में ना तो आयरन होता है, आयरन फोर्टिफाइड फूड नहीं मिलता, आयरन फोर्टिफाइड डाइट नहीं मिलती आपको और प्रोटीन वाली डाइट नहीं मिलती। यही वजह है कि एशिया के लोगों की हाइट यूरोपियन कंट्री के लोगों की हाइट से बहुत छोटी रह गई। और अगर प्रोटीन आपने ऐड करना हो तो ये भी मैं डॉक्टर साहब साथ में बताएं कि उसका सोर्स क्या क्या होना चाहिए ताकि खवातीन को पता चल सके। उसके सोर्स में अंडा, दाल या फिर गोश्त किसी भी फॉर्म में, वो बेशक कीमे की फॉर्म में हो या चिकन या रेड मीट। फिश भी बहुत अच्छा सोर्स है, उससे तो कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उसमें मौजूद है। बिल्कुल, बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है वो। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट हैं जो कि मुनासिब इकदार में हर प्रेग्नेंट औरत को लेनी चाहिए। अच्छा, आपके पास बहुत सारी खवातीन आती होंगी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनमें ज्यादातर मसाइल किस तरह के पाए जाते हैं, उनको ट्रीट कैसे करते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रिशनल जो है वो अनीमिया है, खून की बहुत कमी। हमारा हॉस्पिटल जैसे थोड़ा सा शहर से हटके है, लेकिन वहाँ पे केसेस ज्यादा आते होंगे। लेकिन केसेस बहुत हैं वहाँ, अनीमिया तो बहुत कॉमन है। और अब्वा हॉस्पिटल बड़े बेहतरीन अंदाज में इन चीजों को डील करता है। बिल्कुल। और चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स का हो, गायनाकोलॉजिस्ट भी आप जैसे बेहतरीन वहाँ पे मौजूद है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट वहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे मौजूद हैं, तो बड़े बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ज्यादा केसेस आपके पास अनीमिया के आते हैं, ब्लड लॉस होता क्यों है ये भी बताएं और उसको फिर पूरा किस स्ट्रेटेजी से आप करती हैं ये भी बताएं। ब्लड लॉस तो जाहिर है वो बच्चे को भी आयरन चाहिए, तो माँ का वो डिवाइड तो होगा। और हमारी अगर ग़िज़ा अच्छी ना हो तो फिर वो अल्टीमेटली अनीमिया, एचबी
अक्सर लो हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम डाइट के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अगर हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट ही लेट हो तो कि सिर्फ ब्लड लगाने के अलावा कोई वो इंजेक्टेबल आयरन भी हैं, काफ़ी सेफ हैं, फिर हम वो भी प्रेस्क्राइब, लेकिन वो तो फिर एंड पे मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप उसकी सूरत हाल को, फिजिकल कंडीशन देख के उसे जज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, देन ये फैसला करते हैं कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज रसूल साहब मौजूद हैं और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो खवातीन के अंदर जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो एक खौफ की लहर होती है जो उनके अंदर जन्म ले चुकी होती है। वो खौफ की लहर आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन पे बेस नहीं कर रही होती, आपका इम्यून सिस्टम भी फाइट कर रहा होता है उस कैंसर के साथ। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी थैंक यू जी। इसमें असल में सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में भी ये बताया कि हमारे लेट डायग्नोज होता है, नंबर एक बात ये। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो ही किसी खातून को ये पता चलता है कि उसको ये है, तो एक पहले तो उसको ये फीलिंग होती है ये मुझे तो हो ही नहीं सकता, किसी और को होगा, मुझे तो हो ही नहीं सकता, एक नंबर एक बात। दूसरी है कि चूँकि हमारा एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, या हमारी कुछ फीमेल्स खवातीन जो हैं वो, और फीमेल वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स भी बहुत कम हैं, और ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी गांव में रहती है, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। तो बहुत कम तादाद में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं हमारे पास, या स्टेज 1 में जिसको कह सकते हैं, स्टेज 1 में आते हैं। और उसकी जैसे मैंने अभी आपको रीजंस बताई कि एजुकेशन की कमी है और इकोनॉमिक रीजंस हैं, फिर फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत कम हैं। तो फिर हमारे जो सोशल रीजंस हैं, कुछ टैबूज़ हैं, तो लोग नहीं पसंद करते कि फीमेल्स को हम एग्ज़ामिन करवाएं या देखें, कोई जाके हॉस्पिटल जाएं, या पता ना चल जाए जी ये कैंसर हो गया तो क्या लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें जो हैं। तो मेरा ख्याल ये भी हमें ना एक पब्लिक एजुकेशन के ज़रिए लोगों को बताने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में हमने ये, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये महीना पूरा ब्रेस्ट कैंसर के हवाले में, तो हमने अपने हॉस्पिटल में, अबवा मेडिकल कॉलेज और अटैच जो हॉस्पिटल है उसमें ये पूरा महीना हमने इसके ऊपर ये एक कैंपेन्स शुरू की है। तो ये कुछ पम्फलेट्स भी मैं लाया था, वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक वॉक का प्रोग्राम भी किया है, और एक कुछ एक लेक्चर्स वगैरह का भी वहाँ हमने अरेंज किया, जिस पूरे महीने के अंदर इस तरह हमने ये प्रोग्राम बनाया। तो मैं समझता हूँ कि हमें एजुकेशन जो है ना जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बात। दूसरा है पब्लिक एजुकेशन के साथ साथ अर्ली डिटेक्शन। अब अर्ली डिटेक्शन में एक तो तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है ख़वातीन को कि वो हर महीने मुआयना करें। लेकिन उसके साथ साथ एक मेमोग्राफिक फैसिलिटीज़ और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़। तो मेमोग्राम जो होता है ये एक बहुत अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन है, और ये स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में हम अनकरीब इसको भी सेट करेंगे, और पब्लिक को, और जो ऐसी ख़वातीन जिनमें कि प्री क्लिनिकल कंडीशन में, मतलब आप कह सकते हैं कि कैंसर एक प्री क्लिनिकल कंडीशन होती है, प्री क्लिनिकल कंडीशन होती है। क्लिनिकल का मतलब है कि वो कोई गिल्टी महसूस कर रही है। प्री क्लिनिकल का मतलब है कि गिल्टी से पहले ही आप उसको डिटेक्ट कर लें। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो प्रोन होती हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक्स एग्जैक्टली, उनमें फैमिली हिस्ट्री हो, तो इसका मतलब है कि उनके बाकी जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। इसी तरह एज फैक्टर के 60 साल की उम्र की खातून है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर एक साइड पे कैंसर हो गया तो दूसरी साइड पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह के पेशेंट में स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेमोग्राम एक फैसिलिटी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में अभी फैसिलिटी अभी कम, तो हम भी इंशाल्लाह अपने अनकरीब इसको एक फैसिलिटी को वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो दूसरी ये बात है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत होनी चाहिए, और पब्लिक एजुकेशन। तीसरा है कि इलाज की फैसिलिटीज़। इलाज की फैसिलिटीज़ 3 तरह की होती हैं। पहला एक तो है जी उसका डायग्नोसिस और ऑपरेशन। तो हमारे हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, सर्जरी का बहुत अच्छा शोबा है, डिपार्टमेंट है, हमारे बड़े अच्छे सर्जन्स हैं।
उसके बाद दूसरा तरीकाकार है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट है जी, मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट होता है। तीसरा है रेडियोथेरेपी, और वो हमारे अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हो तो हम यहाँ रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पीनम जो है वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो इन तीनों एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, और ग्रेजुअली इंशाल्लाह इन अ पैसेज टाइम मेरे ख्याल 1-2 सालों के अंदर अंदर हम इसको सारे को कोऑर्डिनेट करके, जैसे लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, पेशेंट को एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, और हमारी ये कोशिश है, हमें अभी स्टार्ट किए 2 साल ही हुए हैं जी, हमारा अब्बा मेडिकल कॉलेज में 2 साल हुए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट्स आउटपुट और हमारा आउटडोर इनडोर सारे बहुत डेवलप कर रहे हैं। हमारे कॉलेज जो अब तीसरा साल है, तीसरा सेशन यहाँ एडमिशन हो गया हमारे कॉलेज में MBBS के स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ हम DPT का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, पैरामेडिकल का भी स्टार्ट हो रहा है, और बाकी जो और ऐसा ग्रेजुअली हम डेवलप करते जाएंगे। तो बुनियादी बात वही आ जाती है जी कि अगर ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली पब्लिक एजुकेट किया जाए, अर्ली डिटेक्शन की जाए, जो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच रखी जाए, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसको किया जाए, और इसके अलावा जो पब्लिक को एक खौफ और डर है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो एक ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इन लाइन्स पर अगर ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह अब हमारे मुल्क में देखें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है 3rd और 4th स्टेज में आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है, जैसे मैंने पहले बताई आपको बातें। अब बाहर अगर आप कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ, जहाँ एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड या एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो पब्लिक बहुत जल्दी वो डेवलप कर जाती है। इसी तरह उनमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर स्क्रीनिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि प्री क्लिनिकल स्टेजेस में मैमोग्राम्स वहाँ पर कंपलसरी है, बाज़ एरिया में कंपलसरी है, बाज़ फीमेल्स में कंपलसरी है कि वो मैमोग्राम करवाएं और आके बताएं। मैमोग्राम का मतलब है कि वो डिटेक्ट कर लेगा ऐसा कैंसर जो अभी क्लिनिकली पैल्पेबल भी नहीं होगा, क्लिनिकली पता भी नहीं चलेगा खातून को, लेकिन उनमें वो कैंसर की अलामात होंगी मैमोग्राम में। तो इस तरह आई थिंक कि हमारे इंशाल्लाह इन वेरी नियर फ्यूचर हम इसको बड़े कम्प्रिहेंसिव और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको अपने कॉलेज में और अपने हॉस्पिटल में इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं और इसको ट्रीट करने का कौन सी स्टेज पे क्या मेथड होता है? लेकिन मैंने एक तो यही कहा ना जी कि आपको एक तो प्री क्लिनिकल स्टेज है ना, प्री क्लिनिकल, और फिर आगे हिस्टोलॉजिकली या पैथोलॉजी इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। एक तो उसमें ट्रीटमेंट आसान है, उसमें ट्रीटमेंट जो है, अब बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं, जैसे मैंने बताया कि मिथ से जी अगर हम जाएंगे तो हो सकता है खुदा न खास्ता हमारा ऐसा ऑपरेशन कर दिया जाए, डिफॉर्मिटी हो जाए, रिमूव कर दिया जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो बहुत अर्ली स्टेजेस में आ जाती हैं तो उसमें सिर्फ वो गिल्टी को निकाला जाएगा और कुछ और कोई ऑपरेशन नहीं किया जाए। मतलब जहां पे उसका गिल्टी है, क्लस्टर होगा कैंसर का, उसको निकाल देंगे, उस क्लस्टर को रिमूव कर दिया जाएगा और और कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई मरीज पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल ट्रामा भी नहीं होगा कि उसकी छाती निकल गई है या उसको डिफॉर्म कर दिया गया उसको, क्योंकि ये हमारे ये चीज़ है ना जी एक खास। फिर अगर स्टेज 1 पे आ जाए, प्री क्लिनिकल की बात करें, स्टेज 1 पे आ जाए, उसमें भी यही इलाज है कि आप सिर्फ उस टिश्यू को निकाल दें और टिश्यू को निकाल के फिर आप मुआयने के लिए भेजें। अगर उसमें अलामात ऐसी कोई नज़र आ रही हैं कि बीमारी कोई जैसे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और आप जैसे आप बात कर रहे थे, तो फिर हम उसको कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी पे हम डालेंगे। उसमें भी ब्रेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्टेज 2 में भी अर्ली स्टेजेस में हम उसको पहले दवाइयाँ दे के उसको छोटा कर लेते हैं साइज़ को, उसके बाद छोटा उसको रिमूव करने के बाद बाकी इलाज कर। तो कहने का मतलब ये कि स्टेज 2 इवन स्टेज 3 तक भी आप ब्रेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ी ट्यूमर हो तो उसमें भी आप पहले छोटा कर लें और उसको छोड़ा। सिलेक्टिव स्टेजेस हैं डॉक्टर साहब? 4 स्टेजेस की 4 स्टेजेस होती हैं। तो चौथी स्टेज होती है वो एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज का मतलब कि आप बीमारी ना बॉडी में फैल चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी है। ऑब्वियसली उसमें फिर आपको उसका अब नुकसान क्या है, उसके 2 हैं जी। एक तो ये कि उसका इलाज मुश्किल है, दूसरी बात यह कि उसकी उसमें दवाइयाँ फिर बहुत ज़्यादा महंगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और तीसरी बात कीमोथेरेपी और हार्मोथेरेपी करनी पड़ेगी, जो बड़ी जब आपकी बॉडी में फैलता है कीमो ने जाके वो बड़ी एक्सपेंसिव है। और तीसरी बात एक उसमें प्रोग्नोसिस भी पुअर है, यानी इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद उसमें जो उसका सर्वाइवल रेट है बहुत कम है। तो कितना परसेंट है? 5% क्या है, 5% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है सिर्फ, यानी मौजज़ा ही है वहाँ पे एग्जैक्टली। तो फिर उसके अलावा जो उसके साथ और तकलीफ हैं, जैसे बीमारी फैल जाए, लाइक बीमारी कमर की हड्डी में फैल जाए तो पेशेंट पैराप्लेजिक हो जाए, उसका पूरा धाड़ जो है वो जिगर में फैल जाए, जिगर खराब हो जाए। चलें जी, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो अर्ली डिटेक्शन है, और अर्ली डिटेक्शन में ज़ाहिर है खातून ही बेस्ट, वो खुद ही डायग्नोज कर सकती है कि जी मुझे ये बीमारी है, क्योंकि सबसे पहले उसने चेक करना है अपने आप को और उसके बाद उसने डॉक्टर को मशवरा करना है। तो चूँकि इसमें ब्रेस्ट कैंसर एक रसौली की तरह होता है, तो मैं अपनी बहनों को, बेटियों को ये कहूँगा कि वो मंथली एक चेकअप करें अपना, खासकर ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो तो एक आदत बना लेंगे महीने में एक दफ़ा चेकअप करें। और वो चेकअप उन्होंने, ये मैंने एक पम्फलेट भी बनाया, अगर आप चाहें तो ये दिखा भी सकते हैं। उसमें ये है कि हर महीने एक दफ़ा मुआयना करें, जब मेंस्ट्रुअल ख़त्म हो जाए उसके बाद वो अपना मुआयना करें और फिर वो अपने आप देखें। और देखना क्या है, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि कोई देखे कोई गिल्टी तो नहीं है, ये देखे कोई पानी वगैरह तो नहीं निप्पल से अखराज हो रहा, या कोई जल्द में नहीं है। तो उसके तरीके के 2-3 तरीके हैं जी। अब एक तरीका तो ये है कि नहाने के दौरान वो अपना मुआयना करे, दाएं हाथ से बाएं छाती को चेक करे और बाएं हाथ से दाएं, और ये जो हथेली की उंगलियां इनके साथ में जरा ऐसे जैसे कोई चीज़ को करते हैं ना, जिससे रब किया जाता है, चेक किया जाता है, इस तरह चेक करे और पूरी छाती को करे, कोई एक हिस्सा रह ना जाए कि यहाँ से शुरू होकर कंधे से लेके नीचे तक किसी जगह पे गिल्टी पेट तक एग्जैक्टली, और साइड से लेके दरमियान की ये जो हमारी स्टर्नम बोन होती है वहाँ तक, सांस की नाली एग्जैक्टली वहाँ तक चेक करें। और इस चेक करने के दौरान उसने ये देखना है कि कोई सख्त जगह तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये बात है कि आमतौर पे आप देखें हर घर में या हर गुस्ल खाने में एक शीशा लगा होता है, आप शीशे में देखे खड़े होके कि दोनों हाथ इधर रख लें अपने कूलों पे रख के और चेक करें कि कोई चेंज तो नहीं है, दोनों हिस्सों में तब्दीली तो नहीं आ रही है, या कोई पानी या खून तो नहीं निकला, या निप्पल की साइज़ में कोई तब्दीली तो नहीं आई है। तो इस तरह वो चेक करें दोनों हाथ इस तरह कर। तीसरा तरीका यह है कि वो फर्श पे लेट जाए, फर्श पे लेट के, क्योंकि लेट एक हाथ जो दायां हाथ है वो सर के नीचे रख लिया और बाएं हाथ से ऐसे करें, और इस तरह दूसरी साइड को फर्श पे लेट को यही मुआयना करें। और ये एक रेगुलर हैबिट बना लेगी तो मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले बताया कि महीने में एक बार बना, और अगर स्टेज 1 पे वो डायग्नोज हो जाएगा तो 90 to 95% चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह रिकवर क्योर हो जाएगा। और बुनियादी मैसेज अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी बहनों को यही दूंगा कि जल्दी डायग्नोज करें। जल्दी डायग्नोज वो खुद ही कर सकती, कोई और नहीं डायग्नोज कर सकता, क्योंकि उनको खुद ये देखो ना, अगर अपने आप पर ध्यान एग्जैक्टली कोई जरकान हो या कोई टांग टूटी हो तो दूसरा भी बता सकते हैं भी आपको ये मसला है, लेकिन छाती का मुआयना तो खातून खुद ही कर सकती है, खुद ही मुआयना करेगी और खुद ही बताएगी। तो ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत ही अहम है कि हमारी खवातीन जो हैं ये मुआयना करें, और 3 तरीके से करें। पहले तो खड़े होकर कर लें, फिर शीशे के सामने खड़े होकर कर लें, फिर फर्श पे लेट के गुस्ल खाने में उधर लेट के अपने आप को मुआयना करने। और जो ही कोई ऐसी अब नॉर्मल करें, महसूस करें कोई ऐसी फाइंडिंग, तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा कर लें। और कोई यानी डॉक्टर से ना मशवरा करें, नर्सेज से मशवरा कर लें, क्योंकि नर्सेज का भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है। और नर्सेज जो हैं वो फीमेल नर्सेज खासकर ख़वातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स, इनसे मशवरा कर लें, वो भी उनको भी इन चीज़ों के बारे में इल्म होता है और वो उनको बता सकती हैं, ना सिर्फ उनको तसल्ली दे सकती हैं बल्कि उनको गाइड भी कर सकती हैं भी आपको ये मसला है तो फलाने हॉस्पिटल में चले जाइए, या फलानी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, या फलाने डॉक्टर के पास चले जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक, इसके साथ साथ ये मैं कहूँगा कि हमारे जो है एक ऐसी टीम डेवलप करनी चाहिए जिसमें कि वर्कशॉप्स हों और एजुकेशन हो और ट्रेनर्स हों और मैमोग्राफिक फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में, हर हॉस्पिटल गवर्नमेंट को, क्योंकि खासी महंगी मशीन होती है तो हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर इस महीने के दौरान अगर ये लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रा कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी भी होगी और पब्लिक के लिए भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर स्नोबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि इस ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? मैं अपनी बहनों से ये भी कहना चाहूँगी कि अताई डॉक्टर बहुत हमारे शहर में है, तो उन्हें उनसे अपनी अकल समझ बूझ से काम लेना पड़ेगा। अताई तो अताई हकीमों से दवाइयाँ लेने जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप अर्ली डिटेक्शन उसी वक्त होगी आप सही जगह पहुंचेंगे। अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए भी जनरल ओपीडी है, वहाँ
बहुत निहायत ही कम फीस में मुआयना डॉक्टर ही मुआयना करते हैं। इसके अलावा जो अफोर्डिंग है उनके लिए भी फैसिलिटी एग्जेक्टिव ओपीडी की है। तो अगर आप सही हाथों में पहुंचेंगे फिर ही आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो उसके लिए यही है कि एक तो मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन है, उसके बाद है कि आप सालाना अपना चेकअप एक डॉक्टर से करवाएं। उसके बाद फिर हो जाता है कि आप एवरी 3 इयर्स मेमोग्राफी, ये सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम हैं कि इससे पहले कि कैंसर डेवलप हो अर्ली, वो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कोई क्लस्टर बन रहा है तो आपको मेमोग्राफी पे पता चल जाएगा। अर्ली स्टेजेस पे हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, बाद में जाके जो मुश्किल परेशानी है और इलाज मुआवजे पे लाखों रुपए खर्च भी करने हैं, तो अगर अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और सबसे कीमती तो जान होती है जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। तो अगर जान पाई तो लाखों पाए। जी बिल्कुल। तो जान बचानी चाहिए इंसान को, तो इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब का कहना था कि महीने में एक बार अपना जनरल चेकअप जो है वो करवा लेना चाहिए, और इसके साथ साथ तरतीब भी बताई गई है कि आपने सेल्फ एग्जामिन अपने आप को किस तरह से करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन के हवाले से डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? सेल्फ एग्जामिनेशन में बस यही है कि कोई जेल की अगर उन्हें साख में तब्दीली महसूस हो कि अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब छाती से हटके बॉडीली इफेक्ट कोई होता है इसका? कोई सिम्टम्स होते हैं कि सांस ज्यादा फूलना शुरू हो गया, या बीपी तेज हो जाता है, या बीपी शूट कर जाता है, शुगर ट्रिगर कर जाती है, कुछ इस तरह के मसाइल भी होते हैं? शुगर का, ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये सांस फूलना ये तो है लेट स्टेजेस में, जब इन केस कैंसर डेवलप हो जाता है स्टेज 4 पे जाके ये प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। शुरू में तो वो लोकल सिम्टम ही होते हैं, जैसे पेन हो सकती है या बगैर पेनलेस कोई स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, जूसेस और फ्रूट का अमल दखल कितना है डाइट को बेहतर करने में, इस हवाले से भी बताएं खवातीन को ताकि पता चल सके। जूस की निस्बत फ्रेश फ्रूट खाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें एक तो फाइबर बॉडी को मिलता है, और एकदम वो जो शुगर लेवल जो हाई जूसेस से होता है उससे इंसान बच जाता है। और दूसरे ये भी बताइएगा कि मदर फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि खवातीन का ये कॉन्सेप्ट बन गया है आपके डब्बे का दूध लेना और बच्चे को पिलाना है, लेकिन उस तरह से ना आयरन उसको मिल पाता है, ना ही दीगर जो ग़िज़ाइयत है जो माँ के दूध से मिलती है बच्चे को, वो नहीं मिल पाती। इसकी अहमियत के हवाले से बताइए। जो हमारे मज़हब की तालीमात हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हमारी साइंस भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसमें एक तो ये कि बच्चे को फुल ग़िज़ाइयत मिलती है, और माँ गालिबन इम्यून सिस्टम दोनों का बेहतर होता है। बिल्कुल, मदर फीडिंग से भी, और बच्चे का भी, और माँ का भी। और माँ का फिर ये जैसे हार्मोन्स सिस्टम वो भी कंट्रोल रहता है, वेट गेन से भी बच सकती हैं। तो और सबसे बढ़ के जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत अहम समझा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जंक फूड से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, जंक फूड तो है ही, मतलब मोटापा होगा तो फिर वो बीमारियां, ओबेसिटी अल्टीमेटली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो काज करने का सबब बनेगी। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि खवातीन को क्या करना चाहिए इससे बचने? अच्छा, इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जी। देखिए, ये जो मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अब इसको क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट से भी सजेस्ट करूँगा कि हर हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट क्लिनिक बनाए जाए। ब्रेस्ट क्लिनिक का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ की जो ख़वातीन आएँ, जैसे डायबिटिक क्लिनिक्स हैं, ब्लड प्रेशर क्लिनिक्स हैं, या हेपेटाइटिस सी के क्लिनिक्स हैं। आपने देखा हेपेटाइटिस के सी क्लिनिक्स बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर खासकर गवर्नमेंट के लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी, कि ब्रेस्ट क्लिनिक्स बनाए जाए, ताकि जो ख़वातीन, और वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हों, ख़वातीन बैठी हों, प्रेफरेबली लेडी डॉक्टर्स बैठी हों, पैरा नर्सेज बैठी हों, ताकि ख़वातीन आके बग़ैर किसी हिलोजत के या बग़ैर किसी झिझक के वहाँ पर अपना मुआयना करवाएं और बताएं। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जी ख़वातीन, और वहाँ उसका मकसद ये भी होगा कि एजुकेट किया जाए, उसका मकसद ये होगा कि कोऑर्डिनेशन की जाए, उसका मकसद ये भी है कि जो ख़वातीन का ऑपरेशन हो चुका है, अब देखें ना, बाज़ ख़वातीन का ऑपरेशन हो जाता है और इतना एक्सटेंसिव ऑपरेशन है, इस तरह दवाइयाँ दी जाती हैं, इस तरह की रेडियोथेरेपी, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बेशुमार ख़वातीन होती हैं उनके बाल झड़ जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन इसलिए भी नहीं करवाती कि जी हमारे तो बाल झड़ जाने, तो उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाए। तो ब्रेस्ट क्लिनिक का बाल बचाते बचाते जान दे दें। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल।
तो ब्रेस्ट क्लिनिक का मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, और उसकी बुनियादी जो बात है, या आप कह लें कि पहली यूनिट है, वो ब्रेस्ट क्लिनिक है। तो इस आपके, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि और आपने इस टॉपिक पे एक अच्छी डिस्कशन की है। तो आपके इस चैनल के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बनाएं, एक ब्रेस्ट क्लिनिक बनाएं, ताकि जितनी ख़वातीन हैं वो आएँ और वहाँ पर आकर अपना मुआयना करवाएं। जो जिन ख़वातीन में ऑपरेशन हो चुका है वो आएँ, उनका फॉलोअप वहाँ पर किया जाए और उनको उसके बारे में गाइडेंस दी जाए। यानी डॉक्टर साहब ये ऑपरेट होने के बाद भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं? जी, बिल्कुल आपने ये अच्छा किया, आपने, हम इस प्रकार बारे में बात कर सकते हैं। जो ख़वातीन ऑपरेट हो जाती हैं, अब उनमें क्या इश्यूज़ हैं जी? एक तो जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल इशू है कि ऑपरेशन हो गया, उस बच्ची का ब्रेस्ट रिमूव होगी, साइकोलॉजिकल ट्रामा उसको बहुत बड़ा है। दूसरा ये बात है कि उसके जो दवाइयाँ या इलाज या उसके अपनी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाद में भी हो सकते हैं। तीसरा ये बात है कि दूसरी छाती पे हो सकता है। और चौथी बात है कि खुदा न खास्ता अगर जिस्म में फैल गया तो उसका कैसे करना है। तो जो ख़वातीन का ऑपरेशन हो चुका है या जो ट्रीटमेंट है, उनका फॉलोअप सारी उम्र के लिए हो जाता है। शुरू में हम उनको 6-6 महीने बाद या 3-3 महीने बाद बुलाते हैं या साल बाद बुलाते हैं, ताकि देखा जाए कि जो उनका ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से कोई उनमें ख़राबी तो नहीं पैदा हो गई है, या उनमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं उसकी वजह से तो नहीं खराबी पैदा होगी। या बाज़ ख़वातीन होती हैं जो मैरिड फीमेल हैं, जैसे ख़वातीन मैडम बैठी है, आप बता सकती हैं, अब वो चाहती हैं हमें हमारी दोबारा प्रेगनेंसी होनी चाहिए ऑपरेशन के बाद, तो क्या जो दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं उसमें बच्चे में तो नहीं कोई ख़राबी पैदा हो जाएगी, या अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगी, या बच्चा कीमोथेरेपी एग्जैक्टली, या बच्चा डिफॉर्म तो नहीं हो जाएगा कीमोथेरेपी के बाद, तो उसके बारे में गाइडेंस मिलनी चाहिए। फिर ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें कि ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैंसर हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो उनके बारे में अब उसमें 2 ज़िंदगियाँ आपने बचानी है, माँ को भी बचाना है और बच्चे को भी बचाना है। तो आप समझिए ये बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव, बड़ा कॉम्पैक्ट, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ब्रेस्ट क्लिनिक स्टार्ट कर दिया जाए हर हॉस्पिटल में, तो ये डे टू डे इश्यूज जो हैं ये, और जो आते जाएंगे, और ख़वातीन को एक एजुकेशन होती जाएगी, और जो प्रॉब्लम वो आते जाएंगे, तो उनके हल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इसी तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात की, स्क्रीनिंग की बात की, तो स्क्रीनिंग जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये हर बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और मेरे ख्याल हैं भी, लेकिन अगर नहीं है तो मैमोग्राफिक फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और मैमोग्राफ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और पब्लिक को फिर एजुकेट किया जाए कि किन लोगों को मैमोग्राफ, हर एक में तो ज़रूरी नहीं होता है, तो किन डॉक्टर एग्जामिन करेगा एग्जैक्टली, और मैमोग्राम किया जाए, एक्सरे किया जाए, और अर्ली डिटेक्शन करे, और अर्ली डिटेक्शन है तो 100% ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ये मैमो की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है? एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं याद था, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी में है, लेकिन बहुत सारे मतलब टीचिंग इंस्टीट्यूशन में है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। अलाइड में हो जाएगा, DHQ में, लेकिन DH की और बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ तो ये फैसिलिटी अभी नहीं पहुँची ना जी, और ज़्यादातर आपकी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, और वहाँ पर अगर पॉपुलेशन रहती है तो उनके पास ये फैसिलिटी तो नहीं है ना, तो ये एक ज़रूरी बात है। तो अच्छा, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है ना डॉक्टर साहब इस हवाले से, कि सपोज अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है तो उसको ये भी बताने की ज़रूरत है कि कितनी देर के लिए उसने दूसरे लोगों के पास नहीं जाना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर होती है। नहीं, और ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि ये खुदा न खासा कोई कंटेजियस डिजीज है कि अगर खुदा न खासा मरीज है तो आप डॉक्टर साहब मैं कीमोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। कीमोथेरेपी भी ऐसा कोई बात नहीं। कीमोथेरेपी जब इंजेक्ट की जाती है तो चंद घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए वो तो प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसमें ऐसी नहीं कि खुदा न खासा कैंसर उसको फैल जाएगा या ऐसी कोई बात नहीं। कैंसर फैलने से नहीं, जेनेटिक म्यूटेशन आ सकती है दूसरे शख्स में। वो मैंने बताया ना जी कि वो जो खातून होगी उसको हम गाइड करेंगे कि अगर मैरिड फीमेल है, मतलब 35 साल की खातून है सपोज, अब उसका एक बच्चा, उसको कैंसर हो जाता है, आपने इलाज कर दिया, ठीक हो गया, अब वो चाहती है या उसका हस्बैंड चाहता है जी कि मतलब और फैमिली और बढ़ाई जाए, तो कैसे उसको किया जाए, क्या आया बच्चे में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो जाएगी, या उस औरत में कोई कैंसर दोबारा तो नहीं डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्प्रीहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हो सकती हैं, और वो तब भी हो सकता है कि हर इंस्टीट्यूशन में एक ब्रेस्ट क्लिनिक बनाया जाए। ब्रेस्ट क्लिनिक के साथ साथ डॉक्टर साहब इसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार का इनकार करना चाहिए। वो फिर वो सारी चीज़ें वहीं से जनरेट होगी ना जी। जब एक फोकल एक एरिया बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा, तो वो फिर सेंटर सोचेगा जी अब हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे पब्लिक को बताना है।
तो एक नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे मेरा ख्याल है कैंपेन बहुत ही मतलब और सारा साल कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक महीना हमने कर लिया तो काफ़ी नहीं, ये मैं समझता हूँ कि बीमारियों के बारे में कंटिन्यूस अवेयरनेस चलती रहनी चाहिए ताकि लोगों में ये मैसेज जाता रहे और लोगों को होता रहे कि हाँ जी ये चीज़ बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स कितने हैं? ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं उनकी काफ़ी कमी पाई जाती है हमारे। देखिए वो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि 3 तरीके हैं जी ब्रेस्ट कैंसर को इलाज करने के, एक सर्जरी है, एक कीमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है, और तीनों में ही माशाल्लाह मतलब आई एम प्राउड टू से कि हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। मतलब आप दुनिया में किसी से कंपेयर करें, सर्जन्स बेहतरीन सर्जन्स हैं, कीमोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, रेडियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ हर जगह, आप यहाँ देख ले पिनम में है, लाहौर में, इस्लामाबाद, हर जगह है। चले जी, हम दुआ करते हैं कि आने वाले ये नहीं कि ये सफिशिएंट है, इसको मजीद डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल मजीद डेवलप इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर होगा और पाकिस्तान जो है हेल्थ सेक्टर के हवाले से मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर सनोबर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बहुत ही मुफीद मालूमात थी जो कि आपकी तरफ से दी गई। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।